अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज और प्रोग्राम है ट्रेड यूनियन व्यू। और इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फ़हीम सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और इसके अलावा एफआईआर के हवाले से आपकी बड़ी शोहरत है, जियो एफआईआर। और इसके अलावा जो इनका तारुफ है वो ये कि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आप सदर हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या ट्रेड यूनियन के हवाले से इनकी स्ट्रैटेजी रही है। और अभी गुज़िश्ता दिनों इस पादाश में इनको एक चैनल से फारिग भी किया गया है कि ये जर्नलिस्टों के हकूक की बात करते रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं क्या इनके साथ बीती है, क्या गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब फ़हीम सिद्दीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रियाज साहब। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप पर एक सानिया गुजर गया। जाहिर है कि आप हकूक की बात करते हैं जर्नलिस्टों के, और उस ताल्लुक से आपको उसकी पादाश में फारिग किया गया चैनल से, ये इत्तलात है मार्केट में। तो क्या वजूहात बनी आपकी, क्या इंसामिया से बात हुई, जियो से क्या क्या मामला बने? देखिए, बिल्कुल ये बात ठीक है कि जियो से जिस तरह से मेरी बरतरफी हुई है वो इसी बात पर थी कि हम जियो में ये मुतालबा कर रहे थे कि आप महंगाई के हिसाब से लोगों की तनख्वाहों में इजाफा कीजिए, क्योंकि जियो टेलीविज़न में पिछले 7 साल से तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया है। इसी तरह इस इदारे में जो है वो 21 साल हो गए इस इदारे को कायम हुए, लेकिन इदारे में तनख्वाह का कोई एक दिन मुकर्रर नहीं है। हमारा ये था कि इदारे में 21 सालों में भी ग्रेजुएटी या प्रोविडेंट फंड नाम की कोई चीज़ नहीं है जो लाजमी है लेबर कवानीन के तहत। हम ये कह रहे थे कि आप कम अज़ कम इनके ऊपर जो है वो अमल दरामद करें। और इसके ऊपर ठीक जो है। है फरवरी से हमारी इनसे इंतजामिया से बातचीत चल रही थी। फरवरी से जो है हमने इनको पहली बार ख़त लिखा, फिर दूसरा ख़त लिखा, उसके बाद हम एहतजाज में गए, उसके बाद हमारी मीटिंग्स हुई। मीटिंग्स के बाद जो है वो बात कभी आगे बढ़ी, कभी पीछे हटी। इस तरह से बात चलती रही और एक मौके पे एक मालिक की जो सोच होती है उस सोच के तहत उन्होंने हमें एक तरह से, मैं यूँ कहूँगा कि हमारे साथ उन्होंने एक गलत इक़दाम भी किया कि हमें जो है एक गुफ्तगू में रखा और साथ साथ जो है वो दूसरे इक़दामात भी करते गए। मुझे मतलब ठीक इंगेज रखा, आपको डिले टैक्टिस इस्तेमाल किया? जी, इंगेज रखा। इंगेज रखते हैं के साथ उन्होंने दूसरी चीज़ ये की कि वो एक तरफ हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है वो एनआईआरसी में जाकर वो एक केस फाइल कर चुके थे जियो में होने वाले प्रोटेस्ट के खिलाफ। और जिस दिन जो है ये हमें नोटिस रिसीव हुए हमारे साथियों को, उससे 2 दिन पहले तक जो है वो गुफ्तगू भी जारी थी और जो नोटिस रिसीव हुए उस पे भी कोई केस फाइल होने की डेट जो है वो उससे भी 20-22 दिन पुरानी डेट थी। तो ये एक इस तरह की चीज़ थी कि एक तरफ हमें एंगेज रखा गया और दूसरी तरफ वो जो है वो अदालत में गए। और फिर अदालत का भी जो इस सारे मामले में जो किरदार रहा एनआईआरसी का और जज का, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक भयानक किरदार मैं कहूँगा ट्रेड यूनियनिज्म के हवाले से, मजदूर हुकूक के हवाले से, कि उस शख्स ने हमें सुने बगैर मालिकान के हक में एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। और उस स्टे ऑर्डर को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने फौरी तौर पर पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ ऑफिस थे वहाँ पर वो स्टे ऑर्डर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर नोटिस बोर्ड्स पे लगा दिया। एक खौफ की फिजा इदारे में कायम कर दी और जब ये खौफ की फिजा कायम हो गई तो एक दिन जब मैं खुद जो है वो ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे मेरे घर के ऊपर जो है वो टर्मिनेशन लेटर जो है वो रिसीव हो गया। जो बात यानी आप अभी ऑफिस में, घर में टर्मिनेशन लेटर रिसीव हो गया? जी हाँ, और मेरे सिर्फ किसी एक एड्रेस पर नहीं, इतने 20 सालों में मैंने 3 एड्रेस चेंज किए। उन तीनों एड्रेसेस पे माशाल्लाह से वो भेजा गया और इस बात को यकीनी बनाया गया कि वो मुझे किसी ना किसी तरह से मिल जाए। और मज़े की बात ये भी बताऊं कि जिस घर पे मैं रह रहा हूँ इस वक्त, उस घर के एड्रेस पे वो एड्रेस जो है उनके पास सही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मेरे उस घर पे भी एड्रेस वो रिसीव हो गया। जो लेटर मुझे रिसीव हुआ उसके ऊपर वो एड्रेस नहीं था जिस घर में मैं रह रहा हूँ। एनीवे, ये तो खैर जो जिस तरह से भी उन्होंने मैनेज किया, लेकिन जो इसमें असल चीज़ है बताने की वो ये है कि जिस वक्त मैं इसके बाद सब दोस्तों से मिलकर जब ऑफिस से निकल रहा था तो मैं जीएमएचआर से भी मिला। तो जीएमएचआर ने मुझसे कहा कि जनाब आपको क्या ज़रूरत थी कि आप मुलाजमीन की तरफ से इस्लामाबाद में जाके एनआईआरसी में पेश हो गए। तो मैं आपके ज़रिए सब दोस्तों को ये बताना भी चाहता हूँ कि मैं जब एनआईआरसी में पेश हुआ था तो मैं वहाँ पे 2 मेरी हैसियत थी। एक तो ये कि मैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। दूसरी मेरी हैसियत ये भी है कि मैं कराची में या सिंध में जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन बना हुआ है मैं उसका भी मेंबर हूँ। तो मैं इन 2 हैसियतों में एनआईआरसी की अदालत में पेश हुआ था, ना कि मैं वहाँ पे कोई जियो के ब्यूरो चीफ की हैसियत से पेश हुआ था। लेकिन जाहिर है वो तो, अगर अगर कोई केस चल रहा है और आप
मुस्तकिल एक मामले से जुड़े हुए हैं, तो आप ही को पेश होना है। फिर ये तो ये जो इतराज उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत इलॉजिकल है। बिल्कुल था, और इसीलिए मैंने उसका फौरी जवाब ये दिया कि आप कराची से 6 लोगों को ईद से एक दिन पहले नोटिस दे के बुला लें और उनको कहें कि आप इस्लामाबाद आ जाएं, तो ये कैसे मुमकिन है कि हर शख्स जो है इस्लामाबाद चला जाए? मैंने उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी ली और मैं केयूजे के प्रेसिडेंट की हैसियत से पेश हो गया, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? कहेंगे बस ठीक है, जो हो गया चले खैर, लेकिन खैर नहीं है इसमें। इसमें बेसिकली यही है कि नहीं, हमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो 6 लोग जो आपके साथ थे, उनको कुछ नहीं हुआ? वो सेफ साइड पे हैं? देखिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी टर्मिनेशन के बाद उन्होंने उन लोगों को मजीद डराया कि अब आप लोगों को भी जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है, उन 11 लोगों को। जबकि ये रूल है, मैं किसी को नहीं वो डराना चाहता था, ये समझा नहीं करना चाहता था कि मेरे साथ कोई जो है किसी और की भी नौकरी जाए। लेकिन मैंने एक बात ज़रूर दोस्तों को कही कि जब कोई मामला अदालत में चल रहा हो तो इसका मतलब है कि आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन खैर, उन दोस्तों ने, सबने 11 के 11 साथियों ने खुद से एक तरह से उन्हें शोकाज से उन्होंने जाली बनाए, जो भी बनाए, उनके बाकायदा तौर पर उनसे जवाब लिए गए और वो जवाब जो है वो अदालत में जमा कराकर ये कि जनाब आजिर और अजीर में, यानी मालिक में और मुलाजमीन में जो है वो मुफाहमत हो गई है, तो इस बुनियाद पर केस वापस ले लिया गया। लेकिन उन साथियों के सरों पे जाहिर है आज भी तलवार लटक रही है। अच्छा, वो केस वापस है? वो जो स्टे हुआ था वो केस वापस हो गया? वो केस वापस हो गया। अच्छा, आपको टर्मिनेट कर दिया गया? मुझे और मेरे एक और साथी, आपके एक मुदस्सिर थे इस्लामाबाद में, वो गलबन उनको रजिस्ट्रेट कर दिया गया? जी, उनको रजिस्ट्रेट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे आप चूंकि लीड कर रहे थे सारे मामले को, इसलिए आपको टर्मिनेट। अच्छा, फहीम सिद्दीकी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल जरूर करूंगा आपसे कि वो आपकी मीटिंग जो वहां पर हुई है जियो में इंतजामिया के साथ, वहां पर उन्होंने कुछ एलिगेशंस भी आप पर लगाने की कोशिश की है, करप्शन के एलिगेशन। जरा इस मामले को क्लियर कीजिए और सही बात बताइए कि मामला क्या है। ये तो मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कि मेरे ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम लगाने की कोशिश की गई। उस मीटिंग में भी ऐसा कतन कुछ नहीं हुआ। उस मीटिंग में मैं कोई अकेला नहीं था। उस मीटिंग में 11 से 12 शायद, बल्कि इससे भी ज्यादा लोग थे। 11 से 12 लोग तो यहाँ कराची में बैठे हुए थे उस मीटिंग में, और बाकी लोग जो हैं वो जूम पर भी थे। पूरे मुल्क के ब्यूरो चीफ उस मीटिंग में मौजूद थे। तो किसी से भी पूछा जा सकता है क्या क्या मुझ पे कोई करप्शन का इल्जाम लगा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ईमान है कि हरामी सिर्फ वो नहीं जो हराम के नुत्फे से पैदा हुआ हो, हरामी वो भी है जिसके पेट में एक लुक़्मा हराम गया हो। तो मेरे ऊपर अगर कोई इल्जाम लगाना भी है तो भाई कोई और लगा दो। करप्शन का इल्जाम तो मुझ पे से सचता ही नहीं, मुझ पे बनता ही नहीं। खैर, ऐसी कोई बात चूंकि हुई भी नहीं थी, इसलिए मैं आपसे नहीं, वो असल में ये बात है मार्केट में, तो मैंने इसी हवाले से आपसे पूछा, और वो पूछना इसलिए भी जरूरी था कि उसकी क्लैरिफिकेशन आनी जरूरी है। उसको पता नहीं चलना चाहिए लोगों को कि असल बात क्या है। और यहाँ तक बात की गई है मुझसे कि वो वहां पर मीटिंग में जो आपके जियो के मालिक हैं, उन्होंने बराह रास्त आपके कोई बैंक अकाउंट्स के हवाले से बात की थी, इस समय की बात की गई है। हाँ, ये बात बिल्कुल हुई थी, लेकिन इसको करप्शन नहीं कहा जा सकता। उनका एक स्टाइल है गुफ्तगू करने का। उन्होंने सिर्फ मुझसे नहीं कहा था, मुदस्सिर से भी कहा था, और उनका एक स्टाइल है बात करने का। वो बात इस तरह से हुई थी कि फहीम साहब, मुझे पता है कि आपके अकाउंट में कहाँ से पैसे आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आप मेरा अकाउंट जो है वो चेक करा लीजिए, उसमें अगर सैलरी के अलावा कुछ आता है तो जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। तो उस पे उन्होंने एकदम फौरी तौर पे पटरी बदली और उन्होंने कहा कि देखा देखा देखा, जैसे आपको बुरा लगा इसी तरह से मुझे बुरा लगता है जब आप लोग ये बात करते हैं कि मेरे अकाउंट्स में पैसे मौजूद हैं और मैं नहीं दे रहा। तो बेसिकली जियो में अभी कितने लोगों की पेंडिंग, कितने माह की तनख्वाह पेंडिंग है इस वक्त? तो मेरा ख्याल है कि एक ही सैलरी कोई पेंडिंग है। और बड़ी हमारी जब से फरवरी से चीजें शुरू हुई थी तो उसके बाद जो है वो चीजें काफी हद तक जो है वो स्ट्रीमलाइन हो गई थी। सैलरीज के हवाले से तो कम से कम हो गए थे, मुझे अच्छी तरह। अच्छा, अब मैं आपसे एक मतलब जाहिर है कि ट्रेड यूनियंस के ताल्लुक से उस हवाले से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जियो ये ट्रेंड सेटर है, अब ये ट्रेंड सेट हो गया दूसरे चैनलों के लिए भी क्या? अगर आप इस बात की बात कर रहे हैं कि जियो ने एक तरीक़ेकार अपना कर मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। देखिए, माजी में महमूद अली असद साहब भी इसी तरह से जो है
वो इस इदारे से निकाले गए थे और वो भी इसी तरह से मजदूरों के हुकूक की बात कर रहे थे, जिस पर जो है मीर शकील उर रहमान साहब ने उन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया था। तो नहीं नहीं, मैं इस पे बात नहीं कर रहा, मैं जो तरीके वारदात अपनाया गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैं जरूर कहता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि एनआईआरसी के जो तरीकेकार मालिकान ने अपनाया, ये एक ऐसा तरीकेकार है कि वो डेफिनेटली एक ट्रेंड सेट करने वाली बात है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये भी है, हर चीज़ में पहलू होते हैं, इसमें अच्छी बात ये भी है कि कोई भी मालिक अगर इस तरह की कोई चीज़ करने की कोशिश करेगा तो वो, अब एनआईआरसी में उस वक्त सिर्फ एक जज था, अब एनआईआरसी माशाल्लाह जो है वो पूरी 11 जज और मजीद जजेस उसमें लगा दिए गए हैं। तो अब वहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। वहाँ पे अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा भी तो वहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी हक होता है, वो अब अपीलेट ट्रिब्यूनल भी पूरा हो गया नहीं, है। ये तो फहीम सिद्दीकी साहब, ये तो माजी में भी होता रहा, लेकिन जो अपीलेट ट्रिब्यूनल हो या खुद कोर्ट हो, वो तो मालकान के हक में झुकते हुए नजर आते हैं, और इस बार भी आपके मामले में भी गालिबन यही हुआ है। मैं इस बात से आपकी एग्री करता हूँ कि मालिकान के पास, जाहिर है मालिकान चाहे किसी भी इदारे के हों, उनके पास चूंकि पैसे की ताकत होती है तो वो डेफिनेटली जो है वो चीज़ें अपने हक में तरफ करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इससे ये कि नहीं हमें तस्लीम वो कर लेना चाहिए, डर जाना चाहिए या सोच लेना चाहिए कि नहीं हमेशा जीत जो है वो उन्हीं की होगी। ये लड़ाई है, ये लड़ाई ठीक है ठीक है, ये बात सही है आपकी कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये बताइए, अब अगली स्ट्रेटेजी आपकी क्या है? क्या आपकी कोशिशें हैं कि जियो में आपको दोबारा बहाल किया जाए? देखिए, मैं बिल्कुल इस हवाले से शायद ये बात मैंने लिखी भी है अपने फेसबुक के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बड़ा अल्लाह तवक्कल वाला आदमी हूँ। मैं इसे बिलीव करता हूँ कि जिसने अल्लाह पे भरोसा किया उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी है, और यही हुआ। मैं जिस वक्त जो है जियो से निकाला गया 8 मई को, 8 जून को मैं एक और चैनल में साइन कर चुका था, और ये जियो से बेहतर पैकेज है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा उस वक्त, जबकि जियो की सैलरी अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी। मुझे दूसरी जगह से ऑफर आ गई और मैंने उसको साइन भी कर दिया। तो मैं जियो में वापसी किया। जहाँ तक आपका सवाल है, तो देखें, मैं समझता हूँ कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया हूँ। मैं जियो में बैठ के शायद बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो गया था। अब मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र, वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से नई जॉब भी मेरे पास मौजूद है, जहाँ पर मेरे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि मैं कोई डिजिटल मीडिया अपना नहीं रन कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छी सिचुएशन में हूँ इस वक्त। जियो से निकलने या निकाले जाने के बाद जो है, मैं समझता हूँ कि नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो जो लीगल स्ट्रगल है, मैं वही बताना चाहूँ कि फिर मुझे जियो में वापसी क्यों, मैं क्यों चाहूँ कि मुझे जियो में वापस लिया जाए। ये है आपकी बात का जवाब। नहीं, मेरी बात का तो जवाब अपनी जगह है, लेकिन वो जो फाइट है वो तो फिर आप, इसका मतलब विड्रॉ कर गए, मैदान छोड़ के भाग गए। अब मैं समझ गया आपकी बात, आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह तवक्कल होना अपनी जगह, लेकिन चूंकि ये एक मालिक का एक गलत इकदाम है, तो क्या मैं इसके खिलाफ हूँ या नहीं, इसके खिलाफ मेरी जद्दोजहद जारी है या नहीं। देखिए, इस हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूँ, और ये मैंने केयूजे में भी थोड़ा सा, मुझे इसके ऊपर अपने साथियों से भी थोड़ी सी नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ी उनकी। मेरा ये पॉइंट था कि मैं केयूजे का प्रेसिडेंट जरूर हूँ, लेकिन चूंकि ये मेरी जात की जंग है, इसलिए मैं तंजीम को इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। तंजीम आप ना करेंगे, लेकिन आपका सेक्रेटरी और आपके दूसरे उम्मीदवार तो कर सकते हैं, और पीएफए जो इस हवाले से क्या कर रही है, ये भी तो क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल किया उन्होंने बाकायदा जियो के बाहर एक से जायद मरतबा एहतजाज किया, उन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया, उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। वो एक पूरी मूवमेंट लेकर चले, वो काफ़ी दिन तक उन्होंने वो मूवमेंट चलाई। और एक मौके पर जब मैं आपको क्या बताऊं कि कुछ हमारे ही साथी जो है, उन्होंने ये कहा कि उनकी इंतज़ामिया से बातचीत चल रही है, यानी मैं पीएफयूजे के लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो उस बुनियाद के ऊपर जो है वो थोड़ी सी हमारी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, मैं कहूँगा जो हमारे साथियों की यहाँ तहरीक थी, वो थोड़ी सी जो है। अब इसमें फ्रेंड देखिए, एक बार संजीदा का मामला ये है कि पीएसयूजे के जो सदर हैं वो भी जन जियो के एम्प्लॉई हैं। वो आपके लिए क्या स्ट्रगल करेंगे कि वो अपनी नौकरी बचाएंगे या आपके लिए स्ट्रगल करेंगे? सेक्रेटरी जनरल साहब भी जी, तो अब वो क्या आप समझते हैं कि वो आपके लिए स्ट्रगल करेंगे ऐसी सूरत हाल में? देखिए, मैं कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाता। मैं ठीक है आपकी बात नहीं, ये अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन उसका दूसरा पहलू जो है, मैं हकायक की बुनियाद पे बात करना चाह रहा हूँ आपसे। क्या आप समझते हैं कि इन हालात में अफजल भट्ट जैसे लोग जो है आपके साथ खड़े होंगे? मैं आप ही की बात का जवाब देने लगा था। मैंने शुरू यहीं से किया था कि सबसे पहले तो मैं किसी से उम्मीद नहीं लगाता। अच्छी बात है, ये ठीक है। अगर कोई शख्स जो है वो ये
कहता है कि वो मेरे लिए बात कर रहा है, तो मैं उसे ये भी नहीं कहना चाहता कि तुम मेरे लिए बात नहीं करो या मेरे लिए बात क्यों कर रहे हो। मुझसे ये कहा गया कि हम बात कर रहे हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब से। मुझ तक आज तक जो है वो डायरेक्टली ये बात मुझसे नहीं कही गई, लेकिन इनडायरेक्टली मुझ तक ये बात ज़रूर पहुंची है कि जनाब फाजिल भट्ट साहब की, अरशद अंसारी साहब की MSR से जो है वो जूम पर मीटिंग भी हुई है और इनके दरमियान बातचीत भी जारी है, और उसी बातचीत के नतीजे में जो है वो मुदस्सिर सईद साहब बहाल हो गए हैं, फ़हीम साहब भी बहाल हो जाएंगे। ये सारी बातें मुझ तक पहुंची हैं, लेकिन मैं इनको ना तो इनके ऊपर यस कहने की पोजीशन में हूँ और ना नो, क्योंकि मैं किसी से उम्मीद लगा ये वही टैक्टिस है, ये डिले टैक्टिस और वो एंगेजमेंट टैक्टिस है, और दूसरे तो कोई मुझे नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, आपने गुफ्तगू की और आपने हक़ाइक़ हमारे नाज़रीन तक पहुँचाए। नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू मैं आपके हवाले करता हूँ इस